Determination of tax rate where DTAA exists. मान लीजिए इंडिया की एक ट्रीटी है किसी फॉरेन कंट्री से. लेट अस कॉल दिस फॉरेन कंट्री X. अब इनकम टैक्स एक्ट में हर इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा, वो दिया हुआ है. जिस ट्रीटी को इंडियन गवर्नमेंट ने एंटर किया उसका पर्पस भी यही है कि आपका कितना टैक्स लगना है एक पर्टिकुलर इनकम पे वो डिसाइड करने के लिए. अब काफ़ी केसेस में क्या होता है कि ट्रीटी में भी एक रेट हो सकता है दिया हुआ हो. इन केसेस में जहां इनकम टैक्स एक्ट में भी एक रेट है और टैक्स ट्रीटी में भी एक रेट है, आप कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे ये चीज़ हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं. Determination of tax rate where DTAA exists. अगर ट्रीटी है तो टैक्स रेट क्या होगा, अगर ट्रीटी नहीं है तो ऑब्वियसली जो भी रेट इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है वो लग जाएगा. बट अगर मान लीजिए ट्रीटी है तब टैक्स रेट क्या लगेगा, लेट अस लुक एट दैट. सेक्शन 90 सब सेक्शन 2. किसका सेक्शन 90 सब सेक्शन 2 ऑफ द IT Act provides that where the central government has entered into a double taxation avoidance agreement, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया की it enters into an agreement, which agreement, DTAA, with the government of any country outside India. मतलब आउटसाइड इंडिया की कोई गवर्नमेंट है और अ स्पेसिफाइड टेरिटरी. ये हमने डिस्कस किया था सेक्शन 90 में और सेक्शन 90A में कि स्पेसिफाइड टेरिटरी भी हो सकती है या गवर्नमेंट भी हो सकती है. सेक्शन 90A में क्या था, वहाँ पर था कि अगर इंडिया की कोई स्पेसिफाइड एसोसिएशन है जो बाहर की किसी स्पेसिफाइड एसोसिएशन से कोई एग्रीमेंट करती है. बट यहाँ हम लोग अभी सिर्फ इन दोनों के बारे में कंसर्न है. देन if an assessee is eligible to claim the benefit of such agreement. अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि हर बंदे को ये बेनिफिट नहीं मिलता. अगर कोई असेसी है जो एलिजिबल है इस ट्रीटी का बेनिफिट क्लेम करने के लिए, द प्रोविजन ऑफ IT एक्ट शैल अप्लाई टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल टू दैट असेसी. यानी अगर एक ट्रीटी है और एक्ट है तो एक्ट के केवल वही प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो ज़्यादा बेनिफिशियल है. अगर ट्रीटी का कोई प्रोविजन ज़्यादा बेनिफिशियल है तो असेसी इसके लिए ऑप्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड ये जो असेसी है ये एलिजिबल हो उस ट्रीटी का बेनिफिट क्लेम करने के लिए. सेम चीज़ आपकी टैक्स रेट में भी लगती है. अब ऑब्वियसली अगर एक्ट में टैक्स रेट मान लीजिए, लेट्स लुक एट इट लाइक दिस, ये एक्ट है, ये ट्रीटी है. एक्ट में 10% है, ट्रीटी में 15 है. मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, ये मैं इसके लिए ऑप्ट करूँगा. एक्ट में 15 है, ट्रीटी में 10 है. आई विल चूज ट्रीटी बिकॉज दीज आर द प्रोविजंस विच आर मोर बेनिफिशियल. अगर दोनों ही बराबर हैं तब आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है, वो ये कि इन दोनों में से ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे सरचार्ज या सेस का डिफरेंस है. ट्रीटी में जनरली जो रेट होते हैं ये इंक्लूडिंग सरचार्ज और सेस होते हैं. क्यों? क्योंकि टैक्स की डेफिनेशन ट्रीटी में दी होती है, वहाँ लिखा होता है कि टैक्स मतलब इनकम टैक्स या कोई सरचार्ज या सेस. और इसके वजह से जब ट्रीटी में 10% का रेट लिखा होता है इसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ 10% पे करना है. ऑन टॉप ऑफ दैट यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग. बट ऑफ कोर्स दिस इज सब्जेक्ट टू द रेलेवेंट टर्म्स ऑफ द ट्रीटी. एक्ट में जो रेट लगता है इसके ऊपर सरचार्ज या सेस भी लग सकता है. तो अगर दोनों बराबर हो तब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या सरचार्ज और सेस में कहीं पे कोई बेनिफिट है जो मुझे ट्रीटी में मिल सकता है. अगर हाँ तो आप इसके लिए ऑप्ट कीजिए. Thus, non-resident can compute their tax liability as per the tax rates prescribed under the Income Tax Act or at the rates prescribed under the DTAA, whichever is more beneficial. इन दोनों में से जो भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं. Let's look at an example on this.
ICO pays interest of 10 lakh to Mauritius Bank during financial year 17-18 under buyer's credit. एक इंडियन कंपनी ने मॉरिशस का कोई बैंक था, इसको बायर्स क्रेडिट में कुछ इंटरेस्ट पे किया. कितना? 10 लाख रुपए का. टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट अंडर द IT एक्ट इज 20%. इनकम टैक्स एक्ट में रेट कितना है? 20%. However, the tax rate on interest income is 7.5% under India Mauritius DTAA. Treaty में जो रेट है वो 7.5% है. What will be the rate of tax applicable to interest income of Mauritius Bank and the total tax, assuming the Mauritius Bank is eligible for tax treaty benefit? अगर ये बैंक ट्रीटी के बेनिफिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, तब क्या टैक्स रेट होगा और कितना टैक्स होगा? Now the first thing is, when we talk about tax rate, I will choose the one whichever is more beneficial, given that I am eligible for treaty benefit. अब ये कोई भी बता देगा कि 20 और 7.5% में से 7.5% में से 7.5% is more beneficial. So the tax rate will be what? 7.5%. Interest income is 10 lakh. Generally the tax rates which are given for interest and all are applicable on the gross amount. मतलब इसमें जनरली आपको डिडक्शन नहीं मिलती अनलेस आप बैंक हो, जैसे इस केस में भी है, और आप नेट बेसिस पे इनकम क्लेम करना चाहते हो. बट क्योंकि हमें कोई ऐसा डिटेल दिया नहीं गया, हम ये 7.5% लगाएंगे उसकी इंटरेस्ट इनकम के ऊपर. 7.5% ऑफ 10 लाख विच इज 75,000. सो द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मॉरिशस बैंक विल बी 75,000. इसमें आप एक अजम्पशन दे सकते हैं कि हमने अज्यूम किया है कि सरचार्ज और सेस नहीं है क्योंकि ये ट्रीटी का रेट है, या क्योंकि ये गिवन नहीं था इसलिए हमने उसको एक्सक्लूड करके अमाउंट निकाल दिया. नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग इनकम एंड टैक्स बाय वे ऑफ रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एटसेट्रा फॉर नॉन रेजिडेंट. दीज प्रोविजंस आर कंटेन्ड अंडर अ सेपरेट चैप्टर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, चैप्टर 12. इस चैप्टर में जनरली दो चीज़ें रहती हैं. वन, आपको जो डिडक्शंस हैं सेक्शन 28 to 44C और 57, ये हो सकता है काफ़ी केसेस में नहीं मिले, या फिर सेक्शन 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शंस मिलती हैं ये आपको अवेलेबल नहीं होंगी. राइट? लेट अस लुक एट द इनकम्स विच आर कवर्ड, व्हाट आर द कंडीशंस रिलेटिंग टू दीज इनकम्स, एंड whether or not the assessee has to file a return of income. So the first income is dividends, excluding dividend declared or distributed by domestic company. Now generally what happens is, suppose एक domestic company है, Indian company, ये जब dividend declare करती है उस पर dividend distribution tax लग जाता है. कंपनी dividend distribution tax देती है और जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में ये इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है. इट डजेंट मैटर वेदर द शेयर होल्डर इज अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट, दोनों ही केसेस में उसके हाथ में इनकम ये एग्जेम्प्ट हो जाती है. पहले एक एक्सेप्शन था कि जो डिविडेंड सेक्शन 222E में कवर्ड था उसके ऊपर आपका ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता था. लेकिन फाइनेंस बिल 2018 में 2018 में अभी एक प्रोविजन आया है जहां पर दे प्रपोज दैट इवन ऑन दिस डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड देयर विल बी अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ऑल्दो इंस्टेड ऑफ अ लोअर DDT it will be 30%, which will need to be paid by the Indian company, and then even this dividend will be exempt from tax in the hands of the resident or non-resident shareholder. So if such a dividend is declared which excludes the dividend declared by the Indian domestic company, the rate of tax on such dividend will be 20%. There will be no deductions under this section which will be allowed, section 28 to 44C and 57. 57 other sources, ये business income में cover होता है. Deduction under section 80C to 80U, ये chapter 6A की deduction है. Again, these will also not be allowed against this income. And obligation to file return of income, ये मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा. Now this makes a reference to note 1. Let us see what this note 1 is. Note 1 basically says that as per section 115O, domestic company is liable to pay dividend distribution tax at 15%
ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड टू शेयर होल्डर्स। अगर आपने कोई डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया है तो उस पर 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, एक्सेप्ट सर्टन डीम्ड डिविडेंड अकाउंट ऑफ लोन टू सर्टन पार्टीज अंडर सेक्शन 222E। ये मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी जिसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसको पता है कि प्रॉफिट को अगर मैं डिविडेंड दूंगा तो मुझे 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाएगा। तो ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डिविडेंड दे गिव अ लोन टू शेयर होल्डर्स। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जैसे कि ये शेयर होल्डर कितना ओनरशिप इसके पास है, इसमें कितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो जो ये लोन होता है इसको हम डीम डिविडेंड मान लेते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E में। पहले इस डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता था। अब फाइनेंस बिल 2018 ने एक प्रोविजन इंसर्ट किया है कि इस तरह के लोन के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा और वो 15% नहीं 30% लगेगा। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, dividend received by shareholders from such domestic company would be exempt from tax। अगर इस पे DDT आपने पे कर दिया, जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए इसके दो एग्जांपल्स देखते हैं। नॉन रेजिडेंट रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹50,000 फ्रॉम आईको, whether such dividend is taxable as per section 115A। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इसने DDT पे किया होगा। अगर इसने DDT पे किया हुआ है तो शेयर होल्डर के हाथ में इस डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी इज लायबल टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एज पर सेक्शन 115O। डिविडेंड इनकम ऑफ ₹50,000 is exempt from tax in the hands of the non-resident under section 10 subsection 34। Second example, non-resident individual shareholder received a loan of 50,000 from ICO, which is treated as deemed dividend under section 222E, whether such dividend is taxable as per section 115A। अब इसके दो प्रोविजंस होंगे। फाइनेंस बिल 2018 अगर अप्रूव हो जाता है in the current form, then this dividend will be liable to dividend distribution tax at the rate of 30% in the hands of the company and exempt in the hands of the shareholder। अगर ये बिल अप्रूव नहीं होता या प्रोविजन ये डिलीट हो जाता है, then in that case this will not be liable for DDT in the hands of the company, but it will be taxable in the hands of the shareholders, and in that case there will be a withholding tax of 20% by the Indian company। This is on a prospective basis, but अभी तक के लिए the provision is कि ये withholding tax 20% इसके ऊपर भी लगता है। So basically when we say dividend declared or distributed by domestic company, you have to be considerate of section 222 subsection E। The next provision is interest received on money borrowed or debt incurred by the government or an Indian concern in foreign currency, other than interest under section 1047, 194LC, 194LD and 194LBA। ये चारों के चारों हम लोग अभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट इस सेक्शन का मूड पॉइंट क्या है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन कंसर्न ने कोई फॉरेन करेंसी में पैसा लिया है, किससे, किसी नॉन रेजिडेंट से, उसको जब ये इंटरेस्ट पे होगा उस पर 20% विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था सेक्शन 28 to 44C एंड 57 में या 80C to 80U में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कब वो मैं आपको बताऊंगा।